कमाल की बात यह है कि इस विशाल झरने को बनाने के लिए पीछे कोई सदियों पुरानी नदी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बादलों का पानी है। बिल्कुल। मेघालय का नोहकलिकाई सिर्फ एक झरना नहीं है, मतलब ये प्रकृति का एक बहुत ही गहरा रहस्य है। हाँ, और आज हम इसी रहस्य में उतरने वाले हैं। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा स्रोत है भारत के प्रमुख जलप्रपात पर आधारित कुछ बहुत ही शानदार भूगोल के नोट्स और इन्फोग्राफिक्स। और हमारा मकसद सिर्फ परीक्षा के लिए डेटा रटना नहीं है कि कौन सा झरना किस राज्य या नदी पर है। हाँ, मतलब वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन हम इसके पीछे के विज्ञान, इतिहास और रोमांचक कहानियों को भी डिकोड करेंगे। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये सिर्फ ऊंचाइयों से गिरता पानी नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी की ताकत का सबसे सुंदर प्रदर्शन है। एकदम सही बात है। जब भी हम किसी जलप्रपात को देखते हैं तो बस उस गिरते हुए पानी की खूबसूरती में खो जाते हैं। है ना, वो विजुअल होता ही इतना अमेजिंग है। बिल्कुल। लेकिन आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये झरने कहाँ हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि वे वहीं क्यों हैं। मतलब वे हमारे इकोसिस्टम का इतना अहम हिस्सा क्यों हैं। तो चलिए इन भौगोलिक अजूबों पर बात करने से पहले इसके थोड़े बुनियादी विज्ञान को डिकोड करते हैं। हाँ, वो जरूरी है। मैं हमेशा सोचती थी कि आखिर एक शांत बहती हुई नदी अचानक सैकड़ों फीट नीचे क्यों गिर पड़ती है। अगर हम शुरुआत के उस जलप्रपात क्या है वाले हिस्से को देखें तो इसमें हार्ड रॉक यानी कठोर चट्टान और सॉफ्ट रॉक यानी नरम चट्टान का बहुत बड़ा खेल है। यही इसका कोर साइंस है। होता क्या है कि पानी बहते हुए जब अचानक किसी कठोर चट्टान से नरम चट्टान वाले हिस्से में प्रवेश करता है तो वो कटने लगता है। बिल्कुल, वहां बहुत भारी कटाव या इरोजन होता है और पानी नीचे गिरकर एक बहुत बड़ा प्लंज पूल बनाता है। तो क्या हम इसे एक तरह का प्राकृतिक वाटर स्लाइड कह सकते हैं, जो लाखों सालों में नीचे की जमीन को खोखला कर देती है और एक गहरा पूल बना देती है। वाटर स्लाइड कहना थोड़ा सा मासूम होगा। अच्छा, तो फिर इसे क्या कहें? अगर हम असल मैकेनिज्म को समझें तो ये एक प्राकृतिक ड्रिलिंग मशीन की तरह है। जब पानी भारी ऊंचाई से गिरता है तो वो सिर्फ पानी नहीं होता, वो अपने साथ पत्थर और चट्टानों के टुकड़े भी लाता है। ओहो, मतलब वो पत्थर भी एक हथियार बन जाते हैं। बिल्कुल, ये पत्थर प्लंज पूल के तल में फंस जाते हैं और पानी के तेज घुमावों से एक भंवर बनाते हैं। ये घूमते हुए पत्थर नीचे की चट्टान को सदियों तक घिसते हैं, एकदम ड्रिल मशीन की तरह। अरे बाप रे! हाँ, और इसी वजह से अधिक ऊंचाई और विशाल मात्रा वाले प्रपातों को महाजलप्रपात कहा जाता है। ये ड्रिलिंग मशीन वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। पानी एक लिक्विड चाकू की तरह जमीन को चीर रहा है। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा आधारित फैक्ट या एमसीक्यू फैक्ट सामने आता है। वो क्या है? भारत के अधिकांश जलप्रपात आपको दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के पठारी क्षेत्रों में ही मिलेंगे, यानी पेनिनसुलर प्लेटू रीजन में। मैदानी या मरुस्थलीय इलाकों में तो खैर ऊंचाई नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी कि हिमालय में क्यों नहीं? वो तो सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। यही तो कैच है। हिमालय बहुत ऊंचे हैं, लेकिन भूवैज्ञानिक रूप से वे बहुत यंग हैं। वो नरम चट्टानों से बने हैं। अच्छा, तो पानी टिक नहीं पाता होगा। बिल्कुल, वहां अगर कोई नदी इतनी ऊंचाई से गिरेगी तो पूरी चट्टान ही ढह जाएगी, लैंडस्लाइड हो जाएगा। इसके विपरीत जो दक्षिण का पठार है वो ज्वालामुखी के लावे से बनी बेहद कठोर बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बना है। यानी ऊंचाई के साथ साथ चट्टान की मजबूती भी जरूरी है। ये सच में एक बहुत बड़ा इंसाइट है। हाँ, पहाड़ों और पठारों में ही वो कठोर चट्टान और अचानक ऊंचाई मिलती है जो एक झरने को सस्टेन कर सके। तो अब जब हम विज्ञान समझ चुके हैं तो चलिए सीधे दक्षिण भारत के उन झरनों की ओर चलते हैं जो अपनी बेतहाशा ऊंचाई के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की, कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल की ऊंचाई लिटरली हैरान करने वाली है। सच में, स्रोत के अनुसार ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर है और इसकी ऊंचाई है 455 मीटर, यानी लगभग 1493 फीट। हाँ, लेकिन इसका विजुअल एक सीधी दीवार जैसा नहीं है। ये पानी एक ही बार में नहीं गिरता, बल्कि कई परतों में सीढ़ियों की तरह नीचे आता है, जिसे मल्टी टियर्ड कहते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चट्टानें उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती हैं। मतलब कठोर और नरम चट्टानों की परतें। एकदम सही।
नदी का पानी नरम चट्टान को काट देता है, लेकिन कठोर चट्टान उसे एक स्टेप या सीढ़ी का रूप दे देती है। ये बहुत सुंदर लगता होगा, लेकिन अगर कोई सीधा गिरता हुआ पानी देखना चाहे तो इसके लिए हमें कर्नाटक की ही एक और मशहूर नदी शरावती नदी की ओर जाना होगा। वो आप जोग जलप्रपात की बात कर रहे हैं, जिसे गरसोप्पा भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये 253 मीटर यानी 830 फीट की ऊंचाई से सीधा गिरता है। लेकिन यहाँ स्रोत में एक बहुत ही रोचक जानकारी दी गई है, जिस पर मुझे थोड़ा अचंभा हुआ। क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि जोग फॉल्स की 4 प्रमुख धाराएं हैं: राजा, रानी, रोरर और रॉकेट। मेरा मतलब है, क्या पानी का भी अपना कोई व्यक्तित्व या पर्सनालिटी हो सकता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, पानी का कोई व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन इलाके की चट्टानें पानी के बहाव को तय करती हैं और उसे एक रूप दे देती हैं। अच्छा, तो ये नाम कैसे पड़े? जैसे राजा है, ये सबसे ऊंची और सीधी धारा है, एकदम शांत से गिरती है। रानी का बहाव बहुत शांत और स्मूथ है, क्योंकि वो चिकनी चट्टान से बहती है। और रोरर नाम से लग रहा है कि बहुत आवाज करता होगा। हाँ, रोरर एक संकरी गुफा जैसी जगह से निकलती है, इसलिए भयानक तेज आवाज के साथ गिरती है। और अंत में है रॉकेट, जिसकी गति सबसे तेज है, क्योंकि वो एक छोटे से नोजल जैसे छेद से बाहर आता है। ये तो सच में कमाल है। एक ही झरने के 4 अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने ऊंचाई की बात कर ली, लेकिन एक झरने की भव्यता सिर्फ उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसकी चौड़ाई और पानी की ताकत से भी तो तय होती है ना? 100%। और अब यहाँ से ये बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अब हम चित्रकूट जलप्रपात की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, चित्रकूट, जिसे इसके घोड़े की नाल यानी हॉर्स शू वाले आकार के कारण भारत का नियाग्रा कहा जाता है। सही कहा। और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है। मैंने पढ़ा कि मॉनसून में ये 150 मीटर तक चौड़ा हो जाता है। हाँ, और ये मौसम के साथ अपना रंग भी बदलता है। सच में? रंग कैसे बदलता है? मॉनसून के दौरान इंद्रावती नदी लाल मिट्टी लेकर आती है, तो पूरा पानी रौद्र और लाल भूरा दिखता है। लेकिन सर्दियों में ये बिल्कुल साफ और सफेद हो जाता है। वाह, प्रकृति का अपना रंगमंच है ये। और अगर हम शक्ति और इतिहास की बात करें तो शिव समुद्रम का नाम भी तो आता है ना? बिल्कुल, शिव समुद्रम जलप्रपात का ऐतिहासिक पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कर्नाटक के मांड्या में कावेरी नदी पर है ना, जो एक प्राकृतिक द्वीप बनाती है। हाँ, और ये 2 धाराओं में बढ़ जाती हैं, गगन चुक्की और भारा चुक्की। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सो व्हाट, यानी इसका महत्व समझना जरूरी है। क्या महत्व है इसका? शिव समुद्रम सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं है। यहाँ 1902 में भारत की पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। 1902 में? मतलब आज से 125 साल पहले? हाँ, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। और पता है क्यों? ताकि बेंगलोर शहर और कोलार गोल्ड फील्ड्स को बिजली दी जा सके। अरे वाह! यानी ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं था, बल्कि एक विशाल प्राकृतिक बैटरी थी, जिसने आधुनिक भारत के एक प्रमुख शहर को रोशन किया। बिल्कुल। पानी की गतिज ऊर्जा का इतना शानदार इस्तेमाल उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला फैक्ट है। तो हमने शक्ति और बिजली की बात कर ली, अब हम उन झरनों पर नजर डालते हैं जो अपने अद्भुत विजुअल इफेक्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसमें दूधसागर का नाम सबसे ऊपर आता है। हाँ, दूधसागर फॉल्स, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है दूध का सागर। और इसका विजुअल लिटरली किसी सिनेमा के सीन जैसा लगता है। इसकी ऊंचाई 310 मीटर है और ये बिल्कुल गोवा कर्नाटक सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। लेकिन इसका जो सबसे सिनेमाई फैक्ट है वो मुझे बहुत पसंद है। आप उस रेलवे रूट की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, इसके ठीक बीच से मडगांव बेलगावी रेलवे रूट गुजरता है। मतलब आप ट्रेन में बैठे हैं और आपके सामने इतना विशाल सफेद पानी उफन रहा है। ये इसे बेहद आकर्षक बनाता है। हाँ, जब पानी इतनी ऊंचाई से गिरकर हवा में मिलता है तो वो एकदम सफेद झाग जैसा बन जाता है, इसीलिए वो दूध जैसा दिखता है। लेकिन दूधसागर की ऊंचाई तो 310 मीटर है। अब मैं आपको एक ऐसा डेटा दिखाती हूँ जिसने मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया। अच्छा, वो क्या है? हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित धुआंधार जलप्रपात की, जो नर्मदा नदी पर है। हाँ, भेड़ाघाट में। रुकिए, स्रोत के अनुसार धुआंधार की ऊंचाई सिर्फ 10 मीटर यानी मुश्किल से 50 फीट है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो पिछले झरनों की तुलना में जो 300-400 मीटर ऊंचे थे, ये बहुत छोटा है। फिर भी ये इतना प्रसिद्ध क्यों है? सारा खेल तो ऊंचाई का ही होना चाहिए ना? यही तो दिलचस्प बात है।
यहाँ ऊंचाई नहीं बल्कि पानी के गिरने की अत्यधिक शक्ति यानी फोर्स मायने रखती है। तो 10 मीटर से इतनी शक्ति कैसे आती है? नर्मदा मध्य भारत की बहुत विशाल नदी है। जब उसका भारी वॉल्यूम संगमरमर की चट्टानों के बीच एक संकरी जगह में फंसकर अचानक 10 मीटर नीचे गिरता है, तो दबाव बढ़ जाता होगा। बिल्कुल एक प्रेशर वॉल्व की तरह। और जब पानी गिरता है तो इतनी भारी धुंध या मिस्ट बनती है जो बिल्कुल सफेद धुएं जैसी दिखती है। ओहो, इसीलिए इसे धुआंधार कहते हैं, बिल्कुल। धुएं की धार। हाँ, और इसी खासियत के कारण इसे मई 2021 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। क्या बात है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एकदम सही। तो अब मध्य और दक्षिण भारत के जंगलों और बेसाल्ट चट्टानों से निकलकर अब हमारी ये डीप डाइव पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहाड़ियों में जाती है। जहाँ का भूगोल और संस्कृति दोनों बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल। और यहीं से हमने आज के एपिसोड की शुरुआत की थी, मेघालय के चेरापूंजी में स्थित नोहकालिकाई जलप्रपात। पूर्वी खासी हिल्स का ये अजूबा सच में बहुत खास है। इसकी ऊंचाई 340 मीटर है और ये भारत का सबसे ऊंचा प्लंज जलप्रपात है। प्लंज का मतलब यहाँ ये है कि पानी बिना किसी चट्टान को छुए सीधे नीचे गिरता है। लेकिन यहाँ एक अनोखा फैक्ट ये है कि बाकी नदियों पर बने झरनों के विपरीत नोहकालिकाई के पीछे कोई नदी नहीं है। हाँ, ये पूरी तरह से वर्षा के पानी यानी रेनफेड है। चेरापूंजी की भारी बारिश का पानी सीधा उस चट्टान से नीचे गिरता है। ये बहुत रहस्यमय लगता है और इस झरने से जुड़ी एक कहानी है जो स्रोत में दी गई है। हाँ, कालिकाई की कहानी। इस झरने का नाम एक बहुत ही दुखद लोक कथा से जुड़ा है। कालिकाई नामक एक खासी महिला की कहानी जो एक पारिवारिक त्रासदी के बाद वहां से कूद गई थी। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे ये झरने सिर्फ भौगोलिक संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि स्थानीय लोगों की भावनाओं और इतिहास से गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो आज के इस सफर में हमने बहुत कुछ जाना। अगर हम एक क्विक रिकैप करें तो हमने वराही नदी के कुंचिकल से शुरू किया जो 455 मीटर ऊंचा है। फिर हम गए शारावती के जोग फॉल्स पर, फिर मांडवी के दूधसागर, इंद्रावती के चौड़े चित्रकूट और नर्मदा के शक्तिशाली धुआंधार तक का सफर तय किया। और अंत में नोहकालिकाई। इन स्रोतों से हमें एक बात बिल्कुल साफ समझ आती है कि भारत का भूगोल कितना विविध और शक्तिशाली है। सही कहा। लेकिन इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो स्रोतों में नहीं है, लेकिन आज की चर्चा से सीधे जुड़ता है। वो क्या है? हमने देखा कि नोहकालिकाई जैसे कुछ विशाल जलप्रपात पूरी तरह से बारिश के पानी पर निर्भर हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जरा सोचिए, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज और मॉनसून के अनिश्चित होते पैटर्न के कारण भविष्य में इन प्राकृतिक आश्चर्यों का क्या होगा? ये तो सच में बहुत गंभीर सवाल है। अगर बारिश कम हो गई तो क्या आने वाले दशकों में ये जलप्रपात अपना वो विकराल और सुंदर रूप बनाए रख पाएंगे जो आज हम देखते हैं, या ये सिर्फ तस्वीरों में रह जाएंगे? श्रोताओं, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। आज के डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे।